आज हम लोग जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इससे हम लोग जो है जैसे ऑनेस्टी वगैरह है, ऑनेस्टी निकालना है, कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है कि नहीं, और कुछ डेटा दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे जब आगे आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा तब। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा काई स्क्वायर वेरिएट वगैरह और दो चीज़ें होती हैं, एक तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है और एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम कोर्स में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मतलब ये है कि पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके आगे चल के फिर टेस्टिंग करेंगे इसकी जो है। तो टेस्टिंग एक पार्ट है और उससे पहले उसकी थ्योरी भी है। तो आप जो है थोड़ा सा हम लोग पहले स्टडी करेंगे तो उस चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले काई स्क्वायर वेरिएट होता है। काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नॉन एज काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब यहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान देंगे कि स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, यानी ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आई हुई है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है ये देखेंगे। जब हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी जितने डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं वो सब नॉर्मल पॉपुलेशन पे काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा जितना भी डेटा दिया उसका अगर कर्व बनाएं तो वो जो है वेल शेप्ड कर्व बनना चाहिए, यानी घंटी के आकार का कर्व बनना चाहिए। उस तरीके को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि क्लास का रिजल्ट ही निकालना है, ग्रेडिंग सिस्टम अगर बनाना है तो ग्रेडिंग सिस्टम में वेल शेप्ड कर्व हमेशा बनाया जाता है, यानी इतने से इतने बच्चे मान लो जो है आउटस्टैंडिंग में आएंगे, इतने से इतने एक्सीलेंट में आएंगे, इतने से इतने वेरी गुड में आएंगे, फिर इतने गुड में आएंगे, फिर इतने एवरेज में आएंगे। तो जो इस तरीके का जो कर्व बनता है उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि वो कर्व जो है बेल शेप्ड बने। अगर वो बेल शेप्ड नहीं बनता है इसका मतलब है आपने सभी बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। जैसे आप लोग के जो ग्रेड्स वगैरह आते हैं एग्ज़ाम में ना, कितना ग्रेड आया, उसमें इस तरीके की ध्यान दिया जाता है। जब वो ग्राफ बनता है तो वेल शेप्ड होता है, वेल शेप्ड जो है होगा, इसका मतलब तभी नॉर्मली हमने जो है बच्चों को मार्क्स दिए, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाता है ग्रेडिंग। चलिए ये तो हो गई रियल लाइफ की बात। अब आते हैं मैथमेटिकल में। तो अगर ये तो हमने बता दिया था स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट ये होता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन है, सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हम स्क्वायर करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म इसका, तो जो वेरिएट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर वेरिएट। अब ये क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। एक्स तो आपका जो भी है रैंडम वेरिएबल जो है वो दिया हुआ है। म्यू जो है पॉपुलेशन मीन है, म्यू क्या है पॉपुलेशन मीन। सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन मीन जो है इसका मतलब होता है जिस मीन का हम स्टडी करना चाहते हैं उस मीन को पॉपुलेशन मीन कहते हैं। और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी पॉपुलेशन के लिए निकलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पोलिंग पर जो है 10,000 लोग हैं उनका स्टडी करना चाहते हैं, 10,000 में से हमने मान लो 5,000 लोगों को पूछा, 1000 लोगों को पूछा कि आपने वोट किसको दिया। तो जिन लोगों ने वोट दिया है वो टोटल की टोटल तो क्या है पॉपुलेशन है, 10,000 लोग पॉपुलेशन है। और 10,000 की स्टडी हमने किस बेस 1,000 के बेस पे करी, जिनको पूछा है, पूछा कितने को है 1000 को। तो 1000 हो गया सैम्पल और टोटल का टोटल 10,000 हो गया आपका पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन मीन निकलता है, यानी पॉपुलेशन मीन पूरे का निकालेंगे हम भाई 1,000 के बेस पर, 1000 के बेस पर कितने का निकालेंगे, 1000 के बेस पर मान लो निकाल लेंगे 10,000 का। तो जो 10,000 का मीन आएगा तो 1000 का जो मीन आएगा उसको तो हम कहेंगे सैम्पल मीन, एक्स बार से डिनोट करते हैं। और इसके बेस पे जो पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन म्यू।
क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ पे समझिए, ये म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का मतलब जिस पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहते हैं उसका मीन है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी डेटा से निकाला जा सकता है या फिर दिया होगा क्वेश्चन में। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉर्मल 0 1, यानी ये नॉर्मल वेरिएट है और इसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और इसका मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये असल में मीन होता है और ये वेरिएंस होता है, और इसका वेरिएंस होता है 1। ठीक है, चलिए तो इसमें थोड़ा सा अब क्लियर हुआ होगा। दस इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड म्यू सिग्मा स्क्वायर, इसको पढ़ा जाता है एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड या फॉलो करना, है ना। तो एक्स क्या फॉलो कर रहा है? रैंडम वेरिएबल है एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, किस पर? म्यू सिग्मा स्क्वायर, यानी इसका नॉर्मल का मीन कितना है? म्यू, और वेरिएंस कितना है? सिग्मा स्क्वायर, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, पॉपुलेशन पे है। ठीक है, देन जेड इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट पूरा जेड। अब इसका स्क्वायर कर दो अगर जेड स्क्वायर, तो ये आ गया, होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी को हम कहते हैं काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये बवाल दूसरा आया एक कि काई स्क्वायर वेरिएट, तो आप समझ गए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर दो तो काई स्क्वायर वेरिएट मिल जाता है। अब नई चीज़ आ गई यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स इन ए सेट ऑफ डेटा। जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होते हैं किसी सेट ऑफ डेटा में, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। दस वी कैन डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, DF से डिनोट करते हैं इसको, एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स imposed on the constants imposed on the observations. DF are usually denoted by nu, ये इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है न्यू। दस न्यू इज इक्वल टू n माइनस के द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स। ठीक है, और इसको कहते हैं, के को कहते हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, और उसके बाद न्यू जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू n माइनस के। अब आप इसको समझेंगे ये है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश में आप समझ भी जाएंगे क्या है, लेकिन व्यवहारिक रूप से डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि हम कितने स्वतंत्र हैं किसी काम को करने के लिए। जो कोई काम कर रहे हैं उस पर कोई कंडीशन तो नहीं लगी हुई है। अगर कोई कंडीशन लगी है तो उसमें जो फ्री वेरिएबल हमारी टोटल वेरिएबल है उसमें से वो कंडीशन माइनस कर देंगे। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोटे तौर पे अभी आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर किसी ने ये कहा कि 4 क्वांटिटी हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और इन चारों का सम 50 है, चारों का सम कितना है? 50 है। अब इसमें उसने एक कंडीशन लगा दी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तो जो है अब कोई कंडीशन नहीं है तब जो है कितनी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी अलग बात है, अभी देखेंगे। और अब कंडीशन उसने लगा दी कि सम 50 है। चलिए अगर हम इसको और इसको ले लें अगर, तो चौथी क्वांटिटी निकाल लेंगे कि नहीं। जैसे मान लो इसको हमने ले लिया 5, इसको ले लिया मान लो 10, इसको ले लिया 20, तो 20 प्लस 10 प्लस 5 35 हो गया, तो x4 अपने आप निकल आएगी। इसका मतलब है कि इस सेट ऑफ इक्वेशन में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3, क्योंकि एक तो बिना किसी कंडीशन के ही हम निकाल सकते हैं। अगर इसका सम 50 है तो इसमें 3 की ज़रूरत है हमें, तो टोटल कितने वेरिएबल हैं? 4, और कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है तो हमारे पास कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 4 माइनस 1, यानी 3 तो हुई, तो ये n माइनस 1। तो अगर कोई कंडीशन नहीं लगी होती है तो नॉर्मली डेटा की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? n माइनस 1 होती है। ठीक है ना, जैसे इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, जैसे सम का दिया है तब। अब कैलकुलेशन वाला दिया हुआ है तो कैलकुलेशन में हम देखते हैं कितनी कंडीशंस लगी हुई हैं, तो आप देखेंगे भी नॉर्मली डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 होगी, तो वो इसी कारण से होती है जब ये कंडीशन होती है तब। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नॉन एज ए काई स्क्वायर
वेरिएट बिन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होती है, तो वो क्या होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको पॉपुलेशन मीन मालूम होगा, सिग्मा भी मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या है, केवल एक ही वेरिएबल दिया है, तो जितना वेरिएबल दिया है वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1। ठीक है, एक दिया है। अब इसी को स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने से भी वेरिएबल कितना बचा, वेरिएबल तो एक ही है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, बन ही रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी चेंज होती। अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर दो आप, तो ये आप समझ गए होंगे, और उसके बाद और भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो समझ जाओगे। इन जनरल इफ़ एक्स आई, अब हम एक्स की जगह हमने कितने ले लिए, वेरिएबल एक्स आई, और आई की वैल्यू कितनी है, 1 से n तक, तो ये कितने हो गए, n हो गए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो जाएगी यहाँ पर, अभी देखेंगे आप। In general, if xi is equal to 1 to n are n independent normal variates with mean mu i। अब यहाँ पे मीन कितना हो गया, म्यू आई हो गया, और वेरिएंस हो गया सिग्मा आई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही जेड स्क्वायर था, इसी को अब काई स्क्वायर कह देंगे। डेफिनेशन यही कह रही है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के स्क्वायर को काई स्क्वायर वेरिएट कहते हैं, और उससे इसको लिख ऐसे सकते हैं, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई होल स्क्वायर इज ए काई स्क्वायर वेरिएट विद एन डी एफ। तो अब इसमें वेरिएबल कितने आ गए, n आ गए, x1 कितने हो गए, x1 x2 से लेके और कहाँ तक xn, तो कितने हो गए, n हो गए। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है, समझ में आया होगा जहाँ तक है। और आगे बढ़ते हैं अब, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट। ये जो काई स्क्वायर वेरिएट है, इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी 2 वेरिएट हैं या n काई स्क्वायर वेरिएट हैं, उनको ऐड करें तो क्या होगा। द सम ऑफ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स इज आल्सो ए काई स्क्वायर वेरिएट। तो यहाँ पर अगर हम जो है काई स्क्वायर वेरिएट, कई काई स्क्वायर वेरिएट हैं, इंडिपेंडेंट हैं वो, उनका अगर सम करते हैं तो वो क्या आता है, काई स्क्वायर वेरिएट आता है। मोर प्रिसाइसली इफ एक्स आई आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to k आर इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स विद एन आई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डी एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन द सम आई इज इक्वल टू 1 to k एक्स आई इज आल्सो ए काई स्क्वायर वेरिएट विद आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जैसे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम n था, और सम करेंगे तो वो n कितना आई बार जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ni हो जाएगा। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि सम ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट क्या होता है, फिर से काई स्क्वायर वेरिएट हो जाएगा। हम कितने भी काई स्क्वायर वेरिएट को ऐड कर सकते हैं, उनका सम काई स्क्वायर होगा। कन्वर्स करें, उसका उल्टा करें, इफ़ एक्स आई आर काई स्क्वायर वेरिएट, अगर एक्स आई जो है, एक्स आई रैंडम वेरिएबल के लिए है, ये n रैंडम वेरिएबल है, सॉरी k, ये सब काई स्क्वायर वेरिएट हैं विद एन आई यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी एन आई है। एंड इफ़, तो जो है एंड इफ़ आई इक्वल टू 1 to k एक्स आई इज ए काई स्क्वायर वेरिएट विद आई इक्वल टू एन आई डी एफ। और ये जो है समेसन अगर इसका हम करते हैं तो ये भी क्या है, काई स्क्वायर वेरिएट है। तब जो एक्स आई होंगे, जितने एक्स आई होंगे, यानी आप तो सम कर रहे थे, तो ये अलग अलग एक्स आई होंगे, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसका उल्टा ही है ये कि कन्वर्स कैसा होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको समझा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू n माइनस के होता है। और अगर हम कोई कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं, आगे आगे चलोगे तो ये चीज़ें सब देखोगे। कंटिजेंसी टेबल का मतलब है कि इस तरीके की टेबल हम बनाते हैं रो और कॉलम वाइज, तो उस टेबल को हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है p-1 इंटू q-1। यहाँ पे p जो है रो को डिनोट कर रहा है, q कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो अगर p मतलब उल्टा भी कह दो तब भी दिक्कत नहीं है, p कॉलम है q रो है, -1 होगा। तो p अगर रो कॉलम को डिनोट कर रहा है, q रो को डिनोट कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा p-1 इंटू q-1, क्योंकि उसी तरीके का होगा जैसे सम करेंगे रो का सम करोगे तो सम तो कुछ न कुछ आएगा, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, वही है ये। ठीक है,
तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और बताएंगे इसके डिटेल में। ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया काई स्क्वायर वेरिएट, ये उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टी करेंगे जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, जो हम रिमार्क करने वाले हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान दीजिए। एम काई स्क्वायर टी, एम का मतलब है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो काई स्क्वायर टी यानी काई स्क्वायर का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना होता है, वो इतना होता है। हम यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सबके प्रूफ भी हैं। 1 - 2t की पावर -n/2 मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इतना होता है। यहाँ कंडीशन होती है कि 2t जो है 1 से लेस होना चाहिए या mod t इज लेस देन 1/2। तो वेयर विच इज ए गामा वेरिएट, ये जो निकालते हैं तो ये गामा फार्म, अभी गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप पढ़ोगे तो देखोगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विच इज ए गामा वेरिएट विद पैरामीटर्स 1/2। तो इसके 2 पैरामीटर होते हैं, तो ये इसके पैरामीटर होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जब हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का स्क्वायर का निकालते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो गामा वेरिएट होता है, और उस गामा वेरिएट के पैरामीटर होते हैं 1/2 और 1/2n। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें कौन सा जो है गामा वेरिएट है, या कह देगा कि जो है गामा वेरिएट मूवमेंट का स्क्वायर में गामा वेरिएट के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, वो 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। सेकंड है इफ़ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स, अगर x1 और x2 क्या है आपके इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट हैं, देन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करो इज ए काई स्क्वायर वेरिएट। ये डेफिनेशन से ही आ रहा है जो हमने बताया था शुरू में। विद 2df, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो x1 की डिग्री 1 है, x2 की डिग्री 1 है, तो 1 + 1 इसको अगर हम ऐड करेंगे स्क्वायर करके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये काई स्क्वायर वेरिएट हो जाएगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इन पे सब पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ये जो है लॉकडाउन वगैरह में। एंड x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगर अपॉन 2 कर देंगे तो ये गामा वेरिएट हो जाएगा, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1 होगी। तो ये रिमार्क्स आप सब ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करके रखिए इनको सबको। 1/2 समेसन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर इज ए गामा n/2। अब इसी को जनरलाइज कर दो, अगर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन 2 को जनरलाइज कर दो तो कितने हो गई ये, अगर हम रेंज कराएंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn स्क्वायर अपॉन 2 करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ गामा 1 है, यहाँ गामा n/2 हो जाएगा, ये गामा n/2 वेरिएट हो जाता है। नेक्स्ट i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर इज ए काई स्क्वायर वेरिएट विद n, अगर डिवाइड में कुछ नहीं होगा तो काई स्क्वायर होगा, डिवाइड में अगर आ जाएगा 2 तो हमेशा ध्यान रखिए गामा आ जाएगा। ये काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये अगर हम जोड़ते जाएं कितने हैं, ये n हो गई तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, अगर 1 हो गया तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 2 हो गए तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 अगर ऐड हो रहे हैं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये काई स्क्वायर का हमेशा ध्यान रखिए। इफ़ x इज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n इट्स PDF गिवन बाई, तो जो मतलब काई स्क्वायर का है PDF कितना होता है, ये होता है 1/2 की पावर n/2 इंटू गामा n/2 e की पावर -x/2 इंटू x की पावर n/2 -1। ये जो है PDF होता है किसका, काई स्क्वायर का। नेक्स्ट है इफ़ xi i रेंजिंग फ्रॉम 1 to n आर n इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स विद मीन म्यू i एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा i, देन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस म्यू i अपॉन सिग्मा i होल स्क्वायर इज ए काई स्क्वायर वेरिएट विद ndf। तो ये जो स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, ये भी क्या होगा, काई स्क्वायर होगा, पर देख चुके हैं हम लोग ये, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n होगी, जितने वेरिएबल होंगे उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है। इन रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली अबाउट द मीन म्यू विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन रूट n, देन x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट n इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड n0 1। ये वही है, स्क्वायर रूट अपॉन n नीचे आ गया, यानी जो सैंपल का साइज है उससे और डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। देन इसका स्क्वायर करोगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे वो भी क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर हो जाएगा। काई स्क्वायर वेरिएट विद 1df, 1df का मतलब है यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। x बार का मतलब है कि x बार एक ही वेरिएबल है,
ठीक है। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1 हो गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा ध्यान रखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस काई स्क्वायर जो हम पढ़ रहे हैं इसका नॉर्मल अगर n की जगह 1 रख देते हैं हम तो जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसका मीन कितना होता है, मीन n होता है, वेरिएंस 2n होता है, थर्ड मूवमेंट जो होता है वो 8n होता है, फोर्थ मूवमेंट होता है 48n + 12n² होता है। इन सब को ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सब आते हैं ये। तो इसका बीटा 1 यानी कोफिशिएंट निकालेंगे स्क्यूनेस का तो क्या होगा, μ3² / μ2³ = इतना आता है। और स्क्यूनेस कर्टेसिस का निकालेंगे तो μ4/μ2² यही आ जाता है 12/n + 3। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इतना इसका कितना होता है, मूवमेंट हमने देखा था, मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन इसका था 1 - 2t⁻n/2। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है 1 - 2it, यानी जहाँ पर t की जगह it रख देते हैं पावर -n/2। मॉड इस डिस्ट्रीब्यूशन का होता है n-2। स्क्यूनेस होता है स्क्यूनेस का ये फार्मूला भी है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये स्क्यूनेस है। मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन n है, मॉड है n-2, स्टैंडर्ड डेविएशन √2n। वेरिएंस जो है ये वेरिएंस है, इसका स्क्वायर रूट कर लो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे अगर क्यों n से n कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा ऊपर, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो अगर, तो ऊपर 2 बचा, नीचे बचा √2n। तो ये 2 से ये कट जाएगा। 2 को आप लिख सकते हो, जानते होगे, √2 × √2 अपॉन इसको लिख सकते हो √2 × √n। एक √2 से एक √2 कट गया तो √2/n आ गया ये। तो इफ़ x डिस्ट्रीब्यूटेड chi² n1 एंड y डिस्ट्रीब्यूटेड chi² n2 देन x + y क्या होगा, chi² n1 + n2। ये n1 n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट chi² वेरिएट इज आल्सो ए chi² वेरिएट, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। अगर डिवीजन कर दें chi1² अपॉन chi2², डिवीजन कर दिए तो डिवीजन जो है डिवीजन करके chi² वेरिएट का करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए β2 डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये कैसा होगा, β2, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n1/2 अपॉन n2/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, सब आती हैं एग्जाम। द रेशियो ऑफ 2 इंडिपेंडेंट chi² वेरिएट इज ए β2 वेरिएट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब अगर ऐसा कर दें कि ऊपर 1 रहे नीचे 2 हो जाए तो β2 नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या था, 1 था, अगर ऊपर 1 हो जाए नीचे 2 हो जाए तो β1 होता है, chi1² अपॉन chi1² + chi2²। तो क्या हो जाएगा, β1 n1/2 n2/2 ये सब ध्यान रखना। अब आगे आइए chi² टेस्ट। तो chi² टेस्ट जो है, chi² की टेस्टिंग करने के लिए chi² से हम क्या क्या चीज़ टेस्ट कर सकते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक होती है जो हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ये कहें कि जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 2 फ्रीक्वेंसी आपको होगी, ये आपको दी होगी ऑब्जर्व वाली, इसके बेस पे आप EI निकालोगे। तो इफ़ OI एंड EI I रेंजिंग फ्रॉम 1 to k be a सेट ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देन chi² = ये फार्मूला इसका टेस्टिंग के लिए मेन होता है। I = 1 to k OI - EI होल स्क्वायर अपॉन EI, और ये समेसन EI जो ये पूरी चीज़ समेसन से बाहर है, यानी समेसन लगा। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, समेसन OI और समेसन EI इक्वल होने चाहिए और ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने चाहिए, कैपिटल N के, ये कंडीशन होती है। इसीलिए एक कंडीशन है तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, k-1 फॉलोज chi² डिस्ट्रीब्यूशन विद k-1, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन लगा है और टोटल वेरिएबल आपके कितने हैं, k। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती, k हो जाती। एक कंडीशन इम्पोज हो गई तो कितनी हो गई, वो 1- हो जाएगा, k-1। तो ये चीज़ें सब ध्यान देने वाली हैं कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 क्यों होती है, क्योंकि एक कंडीशन लगी है, k वेरिएबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कम हो जाएगी, k-1 हो जाएगी। ठीक है, ये आगे कंडीशंस फॉर द वैलिडिटी ऑफ chi² टेस्ट।
यानी काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 से कम है तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिर मज़ा क्या मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी लार्ज, इट मीन्स दैट एन शुड बी एटलीस्ट 50। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कम से कम 50 होनी चाहिए। नो थ्योरेटिकल सेल फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल। अब जो सेल की फ्रीक्वेंसी हैं यानी जो आपको सेल दिए होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हैं तो वो इस बहुत स्मॉल नहीं होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और अगर 10 से कम है तो ग्रुपिंग करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है। दैट इज सेल फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन 10 देन देयर शुड बी ग्रुपिंग। इन द केस ऑफ ग्रुपिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी लेस एज नंबर ऑफ क्लासेस आफ्टर ग्रुपिंग। तो जो है वो क्या होगा, ग्रुपिंग होगी। अगर कब, जब सेल फ्रीक्वेंसी 10 से कम है तो ग्रुपिंग होगी, और ग्रुपिंग होने के बाद जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज हो जाएगी। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर सेल फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो फिर क्या करते हैं, फिर हम जो है इसमें एक करेक्शन करते हैं जिसको बोलते हैं एट्स करेक्शन, है ना। एक ये मैथमेटिशियन थे एट्स, इन्होंने करेक्शन किया था। वो जो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। तो अगर 5 से सेल फ्रीक्वेंसी कम है तो कुछ करेक्शन करके उसको बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। द कांस्टेंट्स ऑन द सेल फ्रीक्वेंसीज इफ एनी शुड बी लीनियर। कांस्टेंट्स जो है हमेशा लीनियर होने चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने की। सेल फ्रीक्वेंसी 50, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए और सेल फ्रीक्वेंसी जो है 10 होनी चाहिए। अगर 10 से कम है तो ग्रुपिंग होगी। 2 कंडीशन इसमें मेन है। अब उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले कुछ रिमार्क्स देख लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है n-1। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, n-1। अब ये है कि उसमें ऑब्जर्वेशन तो n हो गए, n-1 क्यों है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन लगती है। जब हम इसको सेट करेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी की कंडीशन हमें ज़रूरत होती है। तो उस एक रिस्ट्रिक्शन हो गया तो इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, n-1 हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-2, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन की हमें ज़रूरत होती है। एक तो फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज टोटल फ्रीक्वेंसी एंड अर्थमेटिक मीन। जब लेमडा निकालते हैं तो क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू NP होता है। तो NP होता है, अच्छा ठीक हो गया। तो हमें लेमडा चाहिए होता है तो अर्थमेटिक मीन चाहिए, एक कंडीशन हो गई। और अब दूसरी कैपिटल N चाहिए, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो कैपिटल N भी चाहिए, लेमडा चाहिए। तो 2 कंडीशन है। तो 2 कंडीशन टोटल फ्रीक्वेंसी एंड अर्थमेटिक मीन, 2 कंडीशन चाहिए टू गेट पैरामीटर लेमडा। ठीक है, लेमडा को निकालने के लिए। तो इसलिए क्या हो गया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, n-2 हो गई। इसी तरीके से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, n-3। ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। n-3 क्यों, क्योंकि जो है टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए इसके पैरामीटर निकालने के, इस डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके फॉर्मूले में ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ रिमार्क हैं, इनको याद रखिए आप। तो इस तरीके से अब अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले क्लास में हम इसकी काई स्क्वायर टेस्ट करने की जो मेथड्स हैं उनसे काई स्क्वायर टेस्टिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अगले क्वेश्चन में। लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसको समझने के लिए कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।